ज्ञानवर्धक प्रिपेयरिंग राजनीति विज्ञान के माध्यम से राजनीतिक सिद्धांत और विचार पर महत्वपूर्ण वीडियो तैयार की गई है और इसमें जो है महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और ये जो वीडियो सीरीज चल रही है, राजनीति विज्ञान से संबंधित किसी भी प्रकार की किसी भी विषय में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूजीसी नेट हो, सिलेट हो, जेआरएफ हो, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या जीआईसी, एनवी की, तो ये सभी के लिए ये जो वीडियोज़ हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो प्रश्न नंबर 1 है, आदर्श शासक के कर्तव्यों का विवरण निम्नांकित में से किसमें है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 4 और कोई एक विकल्प सही है जो हमें बताना है। विकल्प ए है प्लेटो का रिपब्लिक, विकल्प बी है अरस्तु का पॉलिटिक्स, विकल्प सी है महाभारत का शांति पर्व और विकल्प डी है रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें जो है विकल्प नंबर 1 से हो जाएगा प्लेटो का रिपब्लिक। तो प्लेटो के रिपब्लिक में आदर्श शासक के कर्तव्यों का उल्लेख है जो इस प्रकार से है, प्रत्येक व्यक्ति को उसका निर्दिष्ट कार्य सौंपना और भावी शासकों की शिक्षा का संचालन करना। तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। प्रश्न नंबर 2 का लेते हैं और प्रश्न नंबर 2 है, एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है। एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं। ये किसने कहा? तो विकल्प नंबर ए मैकियावेली, विकल्प नंबर बी हॉब्स, विकल्प नंबर सी लेनिन और विकल्प नंबर डी माओ। तो ये कथन है मैकियावेली का और मैकियावेली ने कहा था कि एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता। तो ये इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। प्रश्न नंबर 3 का लेते हैं और प्रश्न नंबर 3 है, निम्नांकित में से समुदायवादी दार्शनिक कौन है? तो विकल्प ए अर्नेस्ट बार्कर, विकल्प बी मॉरिस कैस्टन, विकल्प सी फ्रेडरिक हेयक और विकल्प डी माइकल सैंडल। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा माइकल सैंडल। तो माइकल सैंडल समुदायवादी दार्शनिक हैं। आधुनिक राज्य का समुदायवादी दृष्टिकोण सैंडल, वाल्जर और टेलर के चिंतन से जुड़ा है तथा जॉन रॉल्स और डुवार्किन जैसे उदारवादी विद्वानों की प्रतिक्रिया स्वरूप सामने आया है। तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। प्रश्न नंबर 4 का लेते हैं और प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से निम्नांकित पुस्तकों के प्रकाशन का कालानुक्रमिक क्रम बताइए। तो विकल्प नंबर 1 है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, विकल्प नंबर 2 है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन और विकल्प नंबर 3 है इसका द ट्रूटिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। इसका पॉइंट नंबर 4 है अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। तो हमें इनका मैचिंग करना है। मैचिंग करने के लिए हमें जो है इनके सन का पता होना चाहिए। अगर मान लो इनके सन का पता है और तब इसका मैचिंग आसानी से हो जाएगा। तो इसमें दिया हुआ द ट्रीटी ऑफ, सबसे पहला है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो है 1925 में लिखी गई है। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में लिखी है और ये लास्की द्वारा लिखी हुई है 1925 में। उसके बाद है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन और ये है फ्रांसिस फुकुयामा की है 1992 की। फ्रांसिस फुकुयामा की 1992 में लिखी गई है। उसके बाद है द ट्रूटिलिटी ऑफ गवर्नमेंट और ये 1689 की है, जॉन लॉक की 1689 जॉन लॉक। उसके बाद अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, ये 1992 अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974 की है, ये 1974 और ये लिखी है नोजिक के द्वारा लिखी हुई है ये। तो इस प्रकार से जो इसका क्रम बनेगा वो इसके ऑप्शन देख लेंगे।
इस प्रकार से जो इसका क्रम बनेगा, ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात पहले का तीसरा और दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा। आपको इसका आंसर मिल गया होगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है रूसो अज्ञानता का पर्दा। तो रूसो का अज्ञानता का पर्दा नहीं है, लेकिन रूसो का क्या है, सामान्य इच्छा शक्ति। रूसो का है सामान्य इच्छा शक्ति, पहले का दूसरा। उसके बाद है लाक, वो लाक का दिया हुआ है पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा, लेकिन लाक का क्या होगा, लाक का होगा हमारा शासित की सहमति। लाक का होगा शासित की सहमति। उसके बाद दिया हुआ हीगल, और हीगल का दिया है सामान्य इच्छा, तो हीगल का हमारा होगा पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा, पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा। उसके बाद राल्स, और राल्स का है अज्ञानता का पर्दा। तो पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा और तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। तो इस प्रकार से हम देख लेंगे कि हमारा कोड क्या बनेगा। इसे देख लेंगे पहले का, तो इस प्रकार से जो हमारा कोड बनेगा वो कोड बनेगा बी। कोड बी में सही है, यानी पहले का तीसरा, दूसरे चौथा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। अब अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है अभिकथन। प्रश्न नंबर 6 है अभिकथन। तो राल्स का न्याय सिद्धांत राजनैतिक एवं नैतिक दर्शन में शक्तिशाली, गहन, सूचना, व्यापक और व्यवस्थित कार्य है। तो राल्स का न्याय सिद्धांत राजनैतिक एवं नैतिक दर्शन में शक्तिशाली, गहन, सूक्ष्म, व्यापक और व्यवस्थित कार्य है। तो इसका तर्क आर दिया है, राजनैतिक दार्शनिकों को अब या तो राल्स के सिद्धांत के अंदर कार्य करना चाहिए और यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्यों नहीं। तो इसके अंदर भी वो दिए हुए हैं विकल्प ए बी सी डी। तो कौन सा सही है? पहला दिया है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा दिया है बी विकल्प में दिया ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी दिया है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। उसके बाद डी दिया है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो इस प्रकार से जो इसका वो बनेगा, तो इसका ऑप्शन बन जाएगा हमारा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो जॉन राल्स ने दर्शन के क्षेत्र में नैतिकता को केंद्रीय धुरी बना दिया। उदारवाद की पुनः स्थापना के साथ साथ उसने राजनीतिक चिंतन में न्याय की अवधारणा को केंद्रीय अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 7 कर लेते हैं। इसका आंसर आपको मिल गया होगा। प्रश्न नंबर 7 भी यही है, अभिकथन। और अभिकथन ए दिया हुआ है, राल्स का न्याय सिद्धांत राजनैतिक एवं नैतिक दर्शन में शक्तिशाली, गहन, सूचना, व्यापक और व्यवस्थित। यही है। फिर राज्य कौन सा सिद्धांत? राज्य का कौन सा सिद्धांत शांति पर्व में प्रतिपादित किया गया था? विकल्प ए दिव्य अधिकार सिद्धांत, विकल्प बी सामाजिक समझौता सिद्धांत, विकल्प सी अनुमोदन का सिद्धांत और विकल्प डी सामाजिक समझौता एवं दिव्य अधिकार सिद्धांत दोनों। तो इसका जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, सामाजिक समझौता एवं दिव्य अधिकार दोनों सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में शांति पर्व में सामाजिक समझौते तथा दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का उल्लेख प्राप्त होता है। मनुष्य की आसुरी प्रवृत्तियों के कारण सामाजिक समझौते की आवश्यकता पड़ी। दैवीय सिद्धांत मनु के समान है क्योंकि राजा को एक महान देवता माना गया है। प्रश्न नंबर अगला कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, गांधी के अनुसार
प्रश्न नंबर 9, गांधी के अनुसार लक्ष्य और साधनों के बीच कोई संबंध नहीं है। लक्ष्य साधनों को उचित सिद्ध करते हैं। विकल्प सी, साधन महत्वपूर्ण नहीं है। लक्ष्य और साधन अंततः संबंधित हैं। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। और विकल्प नंबर डी है, लक्ष्य और साधन अंततः संबंधित हैं। तो गांधी का दर्शन चूँकि एक नैतिक दर्शन है, अतः वे साध्य एवं साधनों की पवित्रता पर बल देते हैं। गांधी के शब्दों में साधन बीज के समान है और साध्य वृक्ष के समान। जिस प्रकार से वृक्ष को बीज के संबंध में है, वृक्ष और बीज में संबंध है, उसी प्रकार से साधन और साध्य में संबंध है। तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। प्रश्न नंबर 10 कर लेते हैं। और प्रश्न नंबर 10 है, सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए, किसका कथन है? सार्वजनिक कल्याण जो है विधायक का ध्येय होना चाहिए, किसका कथन है? विकल्प ए हाब्स, विकल्प बी प्लेटो, विकल्प सी कार्ल मार्क्स और विकल्प डी बेंथम। विकल्प डी बेंथम। तो इसका जो आंसर होगा सही वो हमारा डी हो जाएगा, बेंथम। सार्वभौमिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए, ये कथन बेंथम का है। बेंथम ने तत्कालीन समय में प्रचलित नैतिकता की सभी धारणाओं का खंडन किया और उपयोगिता को नैतिकता तथा मानवीय जीवन का आधार बनाया। तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। प्रश्न नंबर 11 कर लेते हैं। और प्रश्न नंबर 11 है, किसने कहा व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है, समाज में उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया है। तो विकल्प नंबर 1 दिया है कार्ल मार्क्स और विकल्प नंबर बी दिया है रूसो, विकल्प नंबर सी दिया है लॉक और विकल्प नंबर डी दिया है इसमें हीगल। तो इसका आंसर हमारा सही आएगा विकल्प नंबर बी रूसो। रूसो ने कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एक मासूम निर्दोष प्राणी था। व्यक्तिगत संपत्ति ने प्राकृतिक अवस्था की शांति भंग करके एक ऐसे सभ्य समाज को जन्म दिया जिसमें सभ्यता, सभ्य समाज, विज्ञान, संपत्ति आदि मनुष्य की दुश्मन बन गई। तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। प्रश्न अगला कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से सामान्य से विशेष तक कार्यवाही की पद्धति क्या है? विकल्प ए निगमनात्मक पद्धति, विकल्प बी आगमनात्मक पद्धति और विकल्प सी औपचारिक तर्क और विकल्प डी पारस्परिक तर्क। तो इसका जो आपका आंसर सही होगा वो होगा विकल्प नंबर ए निगमनात्मक पद्धति। तो निगमनात्मक पद्धति में दार्शनिक कुछ सिद्धांतों को प्रथम एवं आधारभूत सिद्धांत मानता है। वे एक प्रकार से सामान्य सिद्धांत होते हैं जिनसे कुछ विशिष्ट निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो इसको आपको इसका आंसर मिल गया होगा। प्रश्न 13 कर लेते हैं। और प्रश्न नंबर 13 है, किसने कहा कि विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों हैं? विकल्प ए प्लेटो, विकल्प बी सुकरात, विकल्प सी हीगल और विकल्प डी कार्ल मार्क्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स द्वंद्वात्मक पद्धति में विश्वास करता है तथा इसी के आधार पर विश्व के विकास की प्रक्रिया का वर्णन करता है। द्वंद्वात्मक पद्धति में विकास विरोधी तत्वों में निहित संघर्ष के माध्यम से होता है। आपको इसका आंसर मिल गया होगा। प्रश्न अगला कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत की एक आलोचना यह है कि यह सामाजिक सिद्धांतों को व्यक्ति हितों के ऊपर रखता है। सामाजिक हितों को व्यक्ति हितों के ऊपर रखता है। विकल्प बी मानता है कि समाज में पूर्व अधिकार मौजूद थे। विकल्प सी मानता है कि अधिकार पूर्व सत्ता की उत्पत्ति है। विकल्प डी अधिकारों की सामाजिक मान्यता पर अधिक जोर देता है। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर इसका बी हो जाएगा। मानता है कि समाज में पूर्व अधिकार मौजूद थे। तो नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत की आलोचना यह है कि
यह मानता है कि समाज में पूर्व अधिकार मौजूद थे। नैसर्गिक अधिकार से तात्पर्य वैसे अधिकार से है जो एक व्यक्ति को मनुष्य होने के नाते मिलने ही चाहिए, जैसे जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति का अधिकार। तो प्रश्न नंबर 15 का लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, संपत्ति का पात्रता हकदारी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? विकल्प ए जॉन लॉक, विकल्प बी राल्स, विकल्प सी नाजिक और विकल्प डी रूसो। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प सी नाजिक। इसका सही आंसर होगा विकल्प सी नाजिक। तो नाजिक का न्याय सिद्धांत हकदारी सिद्धांत है जो कि वितरणात्मक न्याय के दृष्टिकोण के प्रतिकूल है। उनके अनुसार यदि राज्य व्यक्ति के किसी कार्य का विरोध करता है जो कि व्यक्ति का हक है तो यह न्याय होगा। तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। प्रश्न नंबर 16 का लेते हैं। वो प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16 है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किसका संकेत करता है? राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किसका संकेत करता है? राज्य का अराजकतावादी सिद्धांत, राज्य का व्यष्टिवादी सिद्धांत, राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत और डी है राज्य का नव उदारवादी सिद्धांत। तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किसका संकेत करता है? तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर बी, राज्य व्यष्टिवादी सिद्धांत। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन राज्य के व्यष्टिवादी सिद्धांत की ओर संकेत करता है। उदारवादी सिद्धांत तथा अराजकतावादी सिद्धांत राज्य को बुराई के रूप में देखते हैं क्योंकि यह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधक है। तो आज की जो वीडियो सीरीज थी इसके अंदर यही प्रश्न थे 16। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।